मैं अनुसुया शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ आज हम कक्षा 10 का जो पाठ 5 है उसका नाम है लोकतंत्र, उसका अध्ययन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ और प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी इसको अंग्रेजी में कहते हैं और उसका ये हिंदी अनुवाद है। इसका अर्थ क्या है? लोकतंत्र, जनतंत्र अथवा इसको प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी, इसको लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। अब देखो इस शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को। तो ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक या यूनानी, दोनों नाम होते हैं इसके। ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया के योग से बनाए, दो शब्द मिलकर बने, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ है जनता तथा क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, मतलब जनता की शक्ति। कहते हैं डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है इसकी स्पेलिंग से जो बनता है वो है जनता की शक्ति। अब हम इसको जनता की शक्ति कैसे मानते हैं कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। तो लोकतंत्र वो प्रणाली है जिसमें लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है। शासन की शक्ति पूरी किसके हाथ में होती है? जनता के हाथों में होती है। और जनता क्या करती है? जिसका प्रयोग या तो जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करती है, जैसे हम पंचायत के चुनाव में देते हैं कि जनता खुद ही तो खड़ी होती है, जनता मतलब अपने जो व्यक्ति है वो खड़े होते हैं, और या फिर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वो जनता शासन करती है। अब जैसे लोकसभा, राज्यसभा है तो इसमें जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उसको जनता बताती है कि अपने यहाँ क्षेत्र में हमें क्या शासन संचालन करना है, क्या बनवाना है, सड़क है, पुल है, जो भी है, तो वो शासन संचालन जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। इसका वास्तविक अर्थ हम इसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वाकई में लोकतंत्र है वो क्या है, इसके अलग अलग रूप है। तो सबसे पहले हम इसका जो रूप है वो देखते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र। पहला जो इसका रूप है वो है राजनीतिक लोकतंत्र। अब राजनीतिक लोकतंत्र में देखो क्या है राजनीतिक लोकतंत्र। तो इसे उदारवादी या पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले पश्चिमी देशों में शुरू हुआ था ये राजनीतिक लोकतंत्र। पश्चिमी देश जैसे कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये इनमें शुरू हुआ था। तो उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। एक तो इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र है वो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है, दूसरा इन्होंने बताया है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र राज्य कैसा होना चाहिए और शासन कैसा होना चाहिए। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में उन्होंने बताया है कि राज्य के एक प्रकार के रूप में ये जो लोकतंत्र शासन का अर्थ है कि प्रभु सत्ता कहते हैं शासन करने की शक्ति, प्रभु सत्ता होती है शासन करने की शक्ति। प्रभु सत्ता या शासन करने की शक्ति का निवास जनता में होता है, यानी वो राज्य जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के पास होती है और जनता ही सरकार का निर्माण करती है, नियंत्रण करती है और उसको अपने पद से हटाती है। ये सारी शक्ति जनता के हाथ में हो, ये सारी पूर्ण और अंतिम शक्ति जनता के हाथ में हो, तो वो राज्य लोकतांत्रिक राज्य कहलाता है। तो जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के हाथ में हो वो शासन लोकतंत्र शासन वो राज्य लोकतंत्र राज्य कहलाता है। और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, मतलब स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो है शासन का प्रकार, ये सरकार पर जनता की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं कि सरकार किसके अधीन है? जनता के अधीन। यदि मान लो आज जो सरकार बनी है उसको जनता पसंद नहीं करती तो वो उस सरकार को जनता हटा भी सकती है। अब इस राजनीतिक लोकतंत्र है इसके दो उपभेद है। एक तो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, मतलब जनता खुद अपना शासन संचालन करे। एक अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी ऐसा शासन जिसमें जनता है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। अब इस प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया जनता खुद ही शासन करे, एक जगह बैठ के कानून बनाए, एक जगह बैठ के अपने देश के शासन का संचालन करे, उसमें क्या तो कोई भेद है ही नहीं। ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसके दो भेद है। अब दो भेद कौन कौन से? एक तो होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है
अध्यक्षीय लोकतंत्र। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं, तो आपको बताना है एक संसदीय लोकतंत्र है और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं संसदीय लोकतंत्र क्या है। संसदीय लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपस में समन्वय पाया जाता है, और ये जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता और ना ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब दूसरा इसका जो भेद है वो है सामाजिक लोकतंत्र। दूसरा भेद कौन सा है? सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में, मतलब अपन जिस समाज में रहे उसमें धर्म, जाति, नस्ल, रंग, भाषा, लिंग और जन्म, इनके आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब समाज में आपने समानता स्थापित कर ली तो वो समाज का लोकतंत्र का सामाजिक रूप है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए। सभी व्यक्तियों को क्या समझा जाए? समान समझा जाए। सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व दिया जाना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब इसके लिए दो बातें आवश्यक है कि एक तो इसमें क्या है कि विशेष अधिकारों का अंत हो। मतलब किसी व्यक्ति को ये नहीं कि इसको तो हमने अलग से अधिकार दे दिए, नहीं, समाज में हमें भेदभाव तो करना ही नहीं है। और दूसरा ये है इसमें कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर मिले। सभी व्यक्ति है वो अपनी प्रगति समान रूप से करे। अब है लोकतंत्र का तीसरा भेद है वो है आर्थिक लोकतंत्र। ये जो आर्थिक लोकतंत्र है इसका विचार है वो समाजवादियों और मार्क्सवादियों ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या कहा था कि आर्थिक क्षेत्र में, अर्थ करते हैं धन को, अपन व्यापार व्यवसाय जो करते हैं वो आर्थिक क्षेत्र होता है। आर्थिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो। आप जो भी चाहे अपने जीवन में बनना चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, नेता, जो भी बनना चाहिए, कमाने के आपके जो भी तरीके हैं उसमें आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि किसी देश में ऐसा नहीं है तो वहाँ आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो। मूलभूत आवश्यकता अपनी कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबको मिलने चाहिए। वह व्यक्ति एक दूसरे का शोषण न करे। जिस समाज में व्यक्ति एक दूसरे का शोषण नहीं करते वो आर्थिक लोकतंत्र। अब है नैतिक लोकतंत्र। तो देखो नैतिकता का अर्थ है वो अपने जीवन के आदर्श और मूल्य से हो। तो लोकतंत्र में मानव मूल्यों, आदर्शों को ही समाज का मूल आधार मानना है। अब इसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हमें जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई उसमें हमें देखने को मिली कि कहाँ नैतिक लोकतंत्र। तो देखो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई इसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, बंधुत्व के नारे के रूप में क्रांति हुई थी। अब जहाँ ये आगे स्वतंत्रता, समानता तो लोकतंत्र का मूल स्तंभ है ही जो सारे लोकतंत्र में, लेकिन नैतिक लोकतंत्र में जो विशेष चीज़ है वो है बंधुत्व। तो इसमें बंधुत्व का विशेष महत्व है। और जहाँ इसके बिना समानता, अब बंधुत्व के बिना तो समानता नहीं और समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं। यदि आप में आपस में भाईचारा नहीं है तो आप समान नहीं हो, और अगर आप में समानता नहीं है तो आप स्वतंत्रता नहीं हो। तो ये थे लोकतंत्र के भेद। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण व सिद्धांत। अब लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण और सिद्धांत में हम सबसे पहले जो इसका दृष्टिकोण है या सिद्धांत वो देखते हैं, वो है लोकतंत्र का परंपरावादी या परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। इसमें क्या कहा है देखो, इसे हम लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। इसे लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो हमें लोकतंत्र की सही अर्थ और परिभाषा देता है। और इसको किसने, वैसे इसके प्रमुख विचारक कौन है जिसने इस लोकतंत्र को दिया था? लोकतंत्र का परंपरावादी रूप देने वाले विचारक कौन से हैं? होब्स है, लोक है, रूसो है, ग्रीन और मॉन्टेस्क्यू। ये इस विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं। अब इस विचारधारा की मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है। वो अपना हित और अहित समझने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये है कि शासन करने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। व्यक्ति अपना हित और अहित देखकर शासन आराम से कर सकता है। सभी व्यक्ति समाज में समान है, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। शासन
संविधानवाद पर आधारित होना चाहिए। संविधानवाद का अर्थ ये होता है कि शासन है वो सीमित होना चाहिए, क्योंकि संविधान में हर चीज़ है वो सीमित रूप से दे रखी है। आप निरंकुश नहीं हो सकते, आप पे संविधान ने अंकुश लगा रखा है, यानी सीमित शासन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। परंपरावादी दृष्टिकोण ये कहता है कि हमें शासन के सीमित सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार जनता की न्यासी या ट्रस्टी होनी चाहिए। शासन किसके आधार पर होना चाहिए? जनता की इच्छा पर। और ये जो सरकार है ये जनता की एक तरह से ट्रस्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो उस पर अधिकार कर ले कि शासन, भाई ये नहीं होना चाहिए कि सरकार यही सोच ले कि मैं जनता पर शासन करने के लिए हुआ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। वो जनता का ट्रस्टी है, मतलब रखवाला है। एक शासन करना है वो जनता की रक्षा करना है। शासन नियमानुसार संचालन होना चाहिए। नियम क्या है शासन के? जैसे जनता के द्वारा चुना हुआ शासन होना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होना चाहिए, और ये शासन है वो बहुमत पर आधारित होना चाहिए। छठा है वो है व्यक्ति को मूल अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। उदारवादी लोकतंत्र ये कहता है, परंपरावादी लोकतंत्र ये कहता है कि अगर आपके लोकतंत्र है आपके देश में तो व्यक्ति को जो मूल अधिकार और मूल स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, और बिना न्यायालय के इनकी रक्षा नहीं हो सकता। तो इनकी रक्षा के लिए, किनकी रक्षा के लिए? मूल अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। और अगला ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव समय समय पर होने चाहिए। तो ये लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण है जो कहता है कि हमारी नज़र में लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। अब बहुलवादी सिद्धांत क्या है? बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि ये जो शासन की शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। समाज में बहुत सारे संघ है, जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, अन्य भी संघ है, उन सब के पास शासन की शक्ति होनी चाहिए। तो ये जो विचारधारा है ये राज्य के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। और इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे, अगर लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत पे प्रश्न आता है तो इसके विचारक के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसके प्रमुख विचारक है लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, GDH कोल, ये इसके प्रमुख विचारक है। और एक विचारक और हुए हैं जो बाद में बने थे, वो है रॉबर्ट डहल। ये जो रॉबर्ट डहल है इन्होंने बहुलवादी ये जो लोकतंत्र है, रॉबर्ट डहल ने बहुलवादी लोकतंत्र को एक नाम दिया था, वो नाम है बहुतंत्रवाद कहा। इन्होंने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहा। इसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये कहता है कि शासन करने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, ये इसमें अनेक समूह होते हैं और सब समूह हैं वो भागीदारी शासन करने में निभाते हैं। अब अगला जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसका एक नाम है अभिजन वर्गीय सिद्धांत। तो इसके प्रमुख विचारक कौन है, इसके बारे में प्रमुख विचारक पूछ लेते हैं। जैसे रॉबर्ट मिचेल्स है, मोस्का है, पेरेटो है, बर्नहम, सी राइट मिल्स, ये इनके प्रमुख विचारधारा इस विचारधारा के। तो मिचेल्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज, और ये जो मोस्का इटली के रहने वाले, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द रूलिंग क्लास। इस पुस्तक में इन दोनों ने अपने विचार दिए हैं। और ये जो विचारधारा क्या कहती है, ये कहती है कि शासन का संचालन है वो आम जनता के द्वारा न होकर समाज के एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा होता है। अब ये विशिष्ट वर्ग कौन होता है? जैसे कोई पढ़े लिखे हो सकते हैं, कोई नेता होते हैं, कोई पैसे वाले होते हैं, कोई समझदार व्यक्ति होता है, वो क्या करते हैं? पूरे शासन का संचालन करते हैं। अगला है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। अब मार्क्सवादी ने क्या कहा? मार्क्सवादियों ने इनका नाम दिया था जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। मार्क्सवादी ने इनको क्या कहना पसंद किया? जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। इस विचारधारा के विचार कार्ल मार्क्स और एंजल्स के विचारों में देखने को मिलता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के दो विचारक यदि आपसे पूछ ले तो आप कहोगे कार्ल मार्क्स और एंजल्स, इनको देखने मिलता है। और ये जो लोकतंत्र का सिद्धांत है ये आर्थिक समानता पर जोर देता है। ये कहते हैं समाज में आर्थिक दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अगला है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। ये जो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है ये क्या है? हमने जो उदारवादी सिद्धांत पढ़ा था वो, और ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ा था, तो इन दोनों सिद्धांत से मिलकर बना है। इन दोनों की बातें इस सिद्धांत में है। ये क्या कहता है?
इसमें है उदारवाद की, ये जो है ना इसमें क्या है कि ये जो उदारवादी सिद्धांत है इसकी तो राजनीतिक स्वतंत्रता ले ली इन्होंने, और ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसकी आर्थिक समानता ले ली। इन दोनों के आदर्शों को ये एक साथ प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो सिद्धांत है ये उदारवादी की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवाद की आर्थिक समानता, इन दोनों आदर्शों को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। और ये जो सिद्धांत है ये क्रांति व हिंसा के स्थान पर संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। ये कहता है कि यदि हमें सरकार को हटाना है, यदि हमें शासन को हटाना है तो हमें क्रांति नहीं करनी है, कोई राजा या प्रधानमंत्री के खिलाफ हमें क्रांति हिंसा नहीं करनी है, हमें संवैधानिक साधन मतलब वोट के माध्यम से उनको हटाना है। तो विद्यार्थियों ये था अपना लोकतंत्र का अर्थ और इसके विशिष्ट सिद्धांत और रूप। अगले अध्याय में हम लोकतंत्र के आगामी जो गुण दोष है इन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुसुया शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 10 का जो पाठ 5 है उसका नाम है लोकतंत्र, उसका अध्ययन करेंगे। अब देखो सबसे पहले लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ और प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी इसको अंग्रेजी में कहते हैं और उसका ये हिंदी अनुवाद है। इसका अर्थ क्या है? लोकतंत्र, जनतंत्र अथवा इसको प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी, इसको लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। अब देखो इस शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को। तो ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक या यूनानी, दोनों नाम होते हैं इसके, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया के योग से बनाए, दो शब्द मिलकर बने डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ है जनता तथा क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, मतलब जनता की शक्ति। कहते हैं डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है इसकी स्पेलिंग से जो बनता है वो है जनता की शक्ति। अब हम इसको जनता की शक्ति कैसे मानते हैं कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। तो लोकतंत्र वो प्रणाली है जिसमें, लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है। शासन की शक्ति पूरी किसके हाथ में होती है? जनता के हाथों में होती है। और जनता क्या करती है? जिसका प्रयोग या तो जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करती है, जैसे हम पंचायत के चुनाव में देते हैं कि जनता खुद तो खड़ी होती है, जनता मतलब अपने जो व्यक्ति है वो खड़े होते हैं, और या फिर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वो जनता शासन करती है। अब जैसे लोकसभा, राज्यसभा है तो इसमें जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उसको जनता बताती है कि अपने यहाँ क्षेत्र में हमें क्या शासन संचालन करना है, क्या बनवाना है, सड़क है, पुल है, जो भी है, तो वो शासन संचालन जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। इसका वास्तविक अर्थ हम इसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वाकई में लोकतंत्र है वो क्या है, इसके अलग अलग रूप है। तो सबसे पहले हम इसका जो रूप है वो देखते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। पहला जो इसका रूप है वो है राजनीतिक लोकतंत्र। अब राजनीतिक लोकतंत्र में देखो क्या है राजनीतिक लोकतंत्र, तो इसे उदारवादी या पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले पश्चिमी देशों में शुरू हुआ था ये राजनीतिक लोकतंत्र। पश्चिमी देश जैसे कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये इनमें शुरू हुआ था। तो उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र है वो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है, दूसरा इन्होंने बताया है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र राज्य कैसा होना चाहिए और शासन कैसा होना चाहिए। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में उन्होंने बताया है कि राज्य के एक प्रकार के रूप में ये जो लोकतंत्र शासन का अर्थ है कि प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता कहते हैं शासन करने की शक्ति, प्रभुसत्ता होती है शासन करने की शक्ति, प्रभुसत्ता या शासन करने की शक्ति का निवास जनता में होता है। यानी वो राज्य जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के पास होती है और जनता ही सरकार का निर्माण करती है, नियंत्रण करती है और उसको अपने पद से हटाती है। ये सारी शक्ति जनता के हाथ में हो, ये सारी पूर्ण और अंतिम शक्ति जनता के हाथ में हो, तो वो राज्य लोकतांत्रिक राज्य कहलाता है। तो जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के हाथ में हो वो शासन लोकतंत्र शासन, वो राज्य लोकतंत्र राज्य कहलाता है।
और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, मतलब स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो है शासन का प्रकार, ये सरकार पर जनता की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं कि सरकार किसके अधीन है, जनता के अधीन। यदि मान लो आज जो सरकार बनी है उसको जनता पसंद नहीं करती तो वो उस सरकार को जनता हटा भी सकती है। अब इस राजनीतिक लोकतंत्र है, इसके दो उपभेद है। एक तो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, मतलब जनता खुद अपना शासन संचालन करे। एक अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी ऐसा शासन जिसमें जनता है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। अब इस प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया जनता खुद ही शासन करे, एक जगह बैठ के कानून बनाए, एक जगह बैठ के अपने देश के शासन का संचालन करे, उसमें क्या तो कोई भेद है ही नहीं। ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसके दो भेद है। अब दो भेद कौन कौन से? एक तो होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अध्यक्षीय लोकतंत्र। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं, तो आपको बताना है एक संसदीय लोकतंत्र है और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं संसदीय लोकतंत्र क्या है। संसदीय लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपस में समन्वय पाया जाता है, और ये जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता और ना ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब दूसरा इसका जो भेद है वो है सामाजिक लोकतंत्र। दूसरा भेद कौन सा है? सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में, मतलब अपन जिस समाज में रहे उसमें धर्म, जाति, नस्ल, रंग, भाषा, लिंग और जन्म, इनके आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब समाज में आपने समानता स्थापित कर ली तो वो समाज का लोकतंत्र का सामाजिक रूप है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए। सभी व्यक्तियों को क्या समझा जाए? समान समझा जाए। सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व दिया जाना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब इसके लिए दो बातें आवश्यक है कि एक तो इसमें क्या है कि विशेष अधिकारों का अंत हो, मतलब किसी व्यक्ति को ये नहीं कि इसको तो हमने अलग से अधिकार दे दिए, नहीं, समाज में हमें भेदभाव तो करना ही नहीं है। और दूसरा ये है इसमें कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर मिले। सभी व्यक्ति है वो अपनी प्रगति समान रूप से करे। अब है लोकतंत्र का तीसरा भेद है वो है आर्थिक लोकतंत्र। ये जो आर्थिक लोकतंत्र है इसका विचार है वो समाजवादियों और मार्क्सवादियों ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या कहा था कि आर्थिक क्षेत्र में, अर्थ करते हैं धन को, अपन व्यापार व्यवसाय जो करते हैं वो आर्थिक क्षेत्र होता है। आर्थिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो। आप जो भी चाहे अपने जीवन में बनना चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, नेता, जो भी बनना चाहिए, कमाने के आपके जो भी तरीके हैं उसमें आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि किसी देश में ऐसा नहीं है तो वहाँ आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो। मूलभूत आवश्यकता अपनी कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबको मिलने चाहिए। वह व्यक्ति एक दूसरे का शोषण न करे। जिस समाज में व्यक्ति एक दूसरे का शोषण नहीं करते वो आर्थिक लोकतंत्र। अब है नैतिक लोकतंत्र। तो देखो नैतिकता का अर्थ है वो अपने जीवन के आदर्श और मूल्य से हो। तो लोकतंत्र में मानव मूल्यों, आदर्शों को ही समाज का मूल आधार मानना है। अब इसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हमें जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई उसमें हमें देखने को मिली कि कहाँ नैतिक लोकतंत्र। तो देखो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई इसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, बंधुत्व के नारे के रूप में क्रांति हुई थी। अब जहाँ ये आगे स्वतंत्रता, समानता तो लोकतंत्र का मूल स्तंभ है ही जो सारे लोकतंत्र में, लेकिन नैतिक लोकतंत्र में जो विशेष चीज़ है वो है बंधुत्व। तो इसमें बंधुत्व का विशेष महत्व है। और जहाँ इसके बिना समानता, अब बंधुत्व के बिना तो समानता नहीं और समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं। यदि आप में आपस में भाईचारा नहीं है तो आप समान नहीं हो, और अगर आप में समानता नहीं है तो आप स्वतंत्रता नहीं हो। तो ये थे लोकतंत्र के भेद। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण व
सिद्धांत। अब लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण और सिद्धांत में हम सबसे पहले जो इसका दृष्टिकोण है या सिद्धांत वो देखते हैं, वो है लोकतंत्र का परंपरावादी या परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। इसमें क्या कहा है देखो, इसे हम लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं, इसे लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो हमें लोकतंत्र की सही अर्थ और परिभाषा देता है। और इसको किसने, वैसे इसके प्रमुख विचारक कौन है जिसने इस लोकतंत्र को दिया था? लोकतंत्र का परंपरावादी रूप देने वाले विचारक कौन कौन से हैं? होब्स है, लोक है, रूसो है, ग्रीन और मॉन्टेस्क्यू। ये इस विचारधारा के प्रमुख विचारक है। अब इस विचारधारा की मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है, वो अपना हित और अहित समझने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये है कि शासन करने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए, व्यक्ति अपना हित और अहित देखकर शासन आराम से कर सकता है। सभी व्यक्ति समाज में समान है, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। शासन संविधानवाद पर आधारित होना चाहिए। संविधानवाद का अर्थ ये होता है कि शासन है वो सीमित होना चाहिए, क्योंकि संविधान में हर चीज़ है वो सीमित रूप से दे रखी है, आप निरंकुश नहीं हो सकते, आप पे संविधान ने अंकुश लगा रखा है, यानी सीमित शासन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। परंपरावादी दृष्टिकोण ये कहता है कि हमें शासन के सीमित सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार जनता की न्यासी या ट्रस्टी होनी चाहिए। शासन किसके आधार पर होना चाहिए? जनता की इच्छा पर। और ये जो सरकार है ये जनता की एक तरह से ट्रस्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो उस पर अधिकार कर ले कि शासन, भाई ये नहीं होना चाहिए कि सरकार यही सोच ले कि मैं जनता पर शासन करने के लिए हुआ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। वो जनता का ट्रस्टी है, मतलब रखवाला है, एक शासन करना है वो जनता की रक्षा करना है। शासन नियमानुसार संचालन होना चाहिए। नियम क्या है शासन के? जैसे जनता के द्वारा चुना हुआ शासन होना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होना चाहिए, और ये शासन है वो बहुमत पर आधारित होना चाहिए। छठा है वो है व्यक्ति को मूल अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। उदारवादी लोकतंत्र ये कहता है, परंपरावादी लोकतंत्र ये कहता है कि अगर आपके लोकतंत्र है आपके देश में तो व्यक्ति को जो मूल अधिकार और मूल स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, और बिना न्यायालय के इनकी रक्षा नहीं हो सकता। तो इनकी रक्षा के लिए, किनकी रक्षा के लिए? मूल अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। और अगला ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव समय समय पर होने चाहिए। तो ये लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण है जो कहता है कि हमारी नज़र में लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। अब बहुलवादी सिद्धांत क्या है? बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि ये जो शासन की शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। समाज में बहुत सारे संघ है, जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, अन्य भी संघ है, उन सब के पास शासन की शक्ति होनी चाहिए। तो ये जो विचारधारा है ये राज्य के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। और इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे, अगर लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत पे प्रश्न आता है तो इसके विचारक के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसके प्रमुख विचारक है लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, GDH कोल, ये इसके प्रमुख विचारक है। और एक विचारक और हुए हैं जो बाद में बने थे, वो है रॉबर्ट डहल। ये जो रॉबर्ट डहल है इन्होंने बहुलवादी ये जो लोकतंत्र है, रॉबर्ट डहल ने बहुलवादी लोकतंत्र को एक नाम दिया था, वो नाम है बहुतंत्रवाद कहा। इन्होंने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहा। इसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये कहता है कि शासन करने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, ये इसमें अनेक समूह होते हैं और सब समूह हैं वो भागीदारी शासन करने में निभाते हैं। अब अगला जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसका एक नाम है अभिजन वर्गीय सिद्धांत। तो इसके प्रमुख विचारक कौन है, इसके बारे में प्रमुख विचारक पूछ लेते हैं। जैसे रॉबर्ट मिचेल्स है, मोस्का है, पेरेटो है, बर्नहम, सी राइट मिल्स, ये इनके प्रमुख विचारधारा इस विचारधारा के। तो मिचेल्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज, और ये जो मोस्का इटली के रहने वाले, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द रूलिंग क्लास। इस पुस्तक में इन दोनों ने अपने विचार दिए हैं। और ये जो विचारधारा क्या कहती है, ये कहती है कि शासन का संचालन है वो आम जनता के द्वारा न होकर
समाज के एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा होता है। अब ये विशिष्ट वर्ग कौन होता है? जैसे कोई पढ़े लिखे हो सकते हैं, कोई नेता होते हैं, कोई पैसे वाले होते हैं, कोई समझदार व्यक्ति होता है, वो क्या करते हैं? पूरे शासन का संचालन करते हैं। अगला है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। अब मार्क्सवादियों ने क्या कहा? मार्क्सवादियों ने इनका नाम दिया था जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। मार्क्सवादी ने इनको क्या कहना पसंद किया? जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। इस विचारधारा के विचार कार्ल मार्क्स और एंजल्स के विचारों में देखने को मिलता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के दो विचारक यदि आपसे पूछ ले तो आप कहोगे कार्ल मार्क्स और एंजल्स, इनको देखने मिलता है। और ये जो लोकतंत्र का सिद्धांत है ये आर्थिक समानता पर जोर देता है। ये कहते हैं समाज में आर्थिक दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अगला है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। ये जो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है ये क्या है? हमने जो उदारवादी सिद्धांत पढ़ा था वो, और ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ा था, तो इन दोनों सिद्धांत से मिलकर बना है। इन दोनों की बातें इस सिद्धांत में है। ये क्या कहता है? इसमें है उदारवाद की, ये जो है ना इसमें क्या है कि ये जो उदारवादी सिद्धांत है इसकी तो राजनीतिक स्वतंत्रता ले ली इन्होंने, और ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसकी आर्थिक समानता ले ली। इन दोनों के आदर्शों को ये एक साथ प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो सिद्धांत है ये उदारवादी की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवाद की आर्थिक समानता, इन दोनों आदर्शों को एक साथ प्राप्त करना चाहता है। और ये जो सिद्धांत है ये क्रांति व हिंसा के स्थान पर संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। ये कहता है कि यदि हमें सरकार को हटाना है, यदि हमें शासन को हटाना है तो हमें क्रांति नहीं करनी है, कोई राजा या प्रधानमंत्री के खिलाफ हमें क्रांति हिंसा नहीं करनी है, हमें संवैधानिक साधन मतलब वोट के माध्यम से उनको हटाना है। तो विद्यार्थियों ये था अपना लोकतंत्र का अर्थ और इसके विशिष्ट सिद्धांत और रूप। अगले अध्याय में हम लोकतंत्र के आगामी जो गुण दोष है इन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।